बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एक एक लाइन तो बच्चों यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा व्हाट इज एक्चुअली गिवन इन एनसीईआरटी बुक। यहाँ साइड में आपको कुछ नोट्स भी दिख रहे होंगे बच्चों, ये नोट्स भी एनसीईआरटी बुक से ही बनाए गए हैं, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। बच्चों चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि डेली लाइफ में आपने ऐसे देखा होगा कि कभी जैसे ड्राई वेदर में, स्पेशली विंटर्स में, जब सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर या ब्लैंकेट ये कुछ रिमूव किए जाते हैं तो हमें एक स्पार्क दिखता है, ठीक है, और हियरिंग अ क्रैकल, जैसे कुछ हमें चिंगारी की आवाज़ से सुनाई देती है। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इनके पीछे रीज़न क्या है? या एक और एग्जाम्पल, जब खराब मौसम में बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, तो उसके बारे में सोचा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि कभी कोई मेटल का डोर ओपन करते हैं तो एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक ऐसे एक्सपीरियंस होता है, या फिर जैसे सीट पर से खिसके और खिसकने के बाद कुछ मेटल की रॉड या बार जैसे टच किया तो भी हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस होता है। तो बच्चों ये जो सारे इंसिडेंट्स है जिनमें एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है कुछ सडनली टच हो जाने से, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही इस चैप्टर में और इससे अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही टॉपिक है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट। जैसा कि इसके मीनिंग, वर्ड के मीनिंग से ही देखें तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो चार्जेस रेस्ट में हैं तो उस टाइम पर जो भी इफेक्ट्स उनके डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि फोर्सेस, फील्ड, पोटेंशियल्स, तो इन सब की स्टडी किस में करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ बात आ रही है स्टैटिक चार्जेस की। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज को पहले, सबसे पहले कब एक्सपीरियंस किया गया? अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये बात है अराउंड 600 BC की, जहाँ पर ये देखा गया कि एम्बर नामक एक ट्री है, उसकी रेजिन, जैसे गोंद निकलती है ना कुछ ट्रीज पे से, तो उसकी गोंद जब रब हुई वूल या सिल्क क्लॉथ के साथ तो उसमें कुछ एक टेंडेंसी डेवलप हो गई लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की। ठीक, तो सबसे पहले जो चार्ज का कनेक्शन है वो किसके साथ है? एम्बर के साथ। और इलेक्ट्रॉन वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? एम्बर। तो यहाँ ये ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रॉन, जिसका मीनिंग क्या होता है? एम्बर। और एम्बर से ही फर्स्ट टाइम चार्ज का एक आइडिया लगा था। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये देखा गया कि आफ्टर रबिंग उनमें कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे कि आप स्ट्रॉ को रब करें ड्राई हेयर के साथ तो वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। आपने एक्टिविटी तो की ही होगी जिसमें स्केल को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं और फिर कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। ऐसे ही ये पिच बॉल्स, इनमें भी चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर दो ग्लास रॉड लेकर एक को वूल के साथ और एक को सिल्क के साथ रब करें और रब करने के बाद दोनों रॉड्स को जब पास में लाते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है, वो रिपेल करती हैं एक दूसरे को। इसी तरह से जब ग्लास को सिल्क के साथ रब किया गया तो जो सिल्क के रेशे हैं वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जो वूल के रेशे हैं वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जबकि जो ग्लास रॉड और वूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ऐसे ही दो प्लास्टिक रॉड जो हैं उनको जब कैट्स फर के साथ रब किया गया तो वो भी रिपेल करने लगी। तो मीन्स ये कुछ तरह की ऐसे एक्टिविटी की गई, इनको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। तो काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इनको एनालाइज किया गया और उसके बाद साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया
कि एक एंटिटी है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स रबिंग के बाद जो सब्सटेंसेस हैं उनमें कुछ डेवलप हो जाता है, कुछ एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। We say that the bodies like glass or plastic rod, silk, fur, pith ball are electrified. तो अब जब किसी बॉडी में चार्ज आ जाता है तो बोला जाता है कि बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई है या अब ये चार्ज्ड बॉडी है। मीन्स दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, कि रब करने के बाद उन पर कुछ चार्ज आ जाता है और इसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रीफाइड बॉडी है ये। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन। और यहाँ पर ये देखा गया कि कभी तो ये रिपेल कर रहे हैं, कभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सब स्टडी करके ऐसा कंक्लूजन निकाला कि एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस की पोलैरिटी है वो दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों माना गया, इसका भी एक्सप्लेनेशन है आगे। कि जैसे मैथ्स में होता है ना कि प्लस माइनस को ऐड कर दो, अगर इक्वल अमाउंट में है तो जीरो आ जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अपोजिट चार्जेस हैं, जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो, इसीलिए इनको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे माना गया कि ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अब आगे आप ये सब पढ़ लेंगे और एग्जाम्पल्स, और यहाँ रीज़न भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों माना गया। और ये पॉजिटिव नेगेटिव नाम जो दिए वो दिए साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक टेबल है बच्चों, ट्राइबो इलेक्ट्रिक टेबल, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि कौन से मटेरियल को किसके साथ रब करने पर किस तरीके का चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आपको उस टेबल में दिख जाएगा। टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। मींस इलेक्ट्रॉन उस पर से किसी बॉडी पर चले गए। सपोज एक बॉडी है, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज इसमें भी है, बस बात क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मींस ये अभी एक न्यूट्रल बॉडी है। अब रब किया गया इसको किसी दूसरी बॉडी के साथ, तो रब करने के बाद सपोज ऐसा हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इस पे चले गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो अब ये जो बॉडी है इस पर प्लस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो गई, माइनस की कम हो गई, तो इसको बोलेंगे हम कि ये बॉडी अब पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसको बोलेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब दो बॉडीज रब की जाती हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में लाई जाती हैं, ये बच्चों हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में कि चार्ज कैसे डेवलप कराए जाते हैं। तो उसके हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एक रबिंग मेथड, एक टचिंग मेथड और एक इंडक्शन मेथड। तो इनमें किसी भी मेथड से जो बॉडीज हैं उन पर चार्ज डेवलप कराए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं, बस ये हमें पता है। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है, वो तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो जिस पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और जिस बॉडी से जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल एपरेटस है जिसको बोला जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आपको इसका डायग्राम ये यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा कि ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम। आप इसकी सिंपल फॉर्म को खुद भी बना सकते हैं और इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी मैंने, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, यहाँ स्क्रीन पर शायद आपको दिख भी रहा होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आपको उस वीडियो से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। बच्चों यहाँ पर ये गोल्ड की लीव्स, मतलब यहाँ पर जैसे गोल्ड फॉइल होता है ना, उसकी 2 स्ट्रिप्स ले ली जाती हैं और उनको ये देख रहे हैं आप कि यहाँ एक मेटल वायर पर इस तरीके से हैंग कर दिया जाता है। जब बाहर से कोई चार्ज इस वायर पे टच किया जाता है तो वो चार्ज ट्रांसफ़र होकर इन स्ट्रिप्स पर आ जाता है। अब दोनों पे सेम चार्ज आएगा, सेम चार्ज आता है तो क्या होता है, ये रिपेल करने लगती हैं।
अब अगर चार्ज कम है तो इनके बीच में एंगल कम बनेगा, लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा है तो ये एंगल ज़्यादा बनेगा। तो मीन्स ये जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, एक दूसरे से कितना ये दूर हटी, उससे ये पता चल जाता है कि चार्ज स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ऐसे इनको चार्जेस को कंपेयर कर लेते हैं। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, थ्योरी आप थोड़ी सी रीड कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बच्चों अब यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है, किसी बॉडी पर चार्ज ऐसे आता कैसे है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है उनमें चार्ज नहीं होता, दे डू कंटेन चार्ज बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। मतलब कोई एक बॉडी है तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज तो इसमें भी है ना। Forces that hold the molecule together, forces that hold atom together in solid, the adhesive force of glue, force associated with the surface tension, all are basically electrical in nature। तो जितनी जैसे हम फोर्सेस देखते हैं अपने आसपास, ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखती है, एटम को होल्ड करके रखती है, एक ग्लू की तरह काम करती है। सरफेस टेंशन में जो फोर्स लग रही होती है, ये सारी फोर्सेस जो हैं बच्चों वो सब चार्जेस की वजह से ही है नेचर में। दस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव। तो बच्चों नेचर में जो हम फोर्सेस देखते हैं तो सबसे ज्यादा फोर्सेस जो हैं वो किसकी वजह से हैं, चार्ज की वजह से है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये क्या है, इज ऑल परवेसिव, बड़े स्केल पर हमें देखने को मिलती है यही फोर्स। तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसी के ही हैं। जैसे कि आपने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी होंगी, तो फंडामेंटल फोर्सेस में एक फोर्स कौन सी पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो क्या है वो सारे जनरली जो फोर्सेस हम देखते हैं डेली लाइफ में वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही होती हैं। अब किसी बॉडी को जैसे इलेक्ट्रीफाई करना है, मींस चार्ज करना है, किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करना है, पहले वो न्यूट्रल है और उस पर चार्ज डेवलप करना है, तो क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये प्लस चार्ज जितना है उतना ही माइनस चार्ज है, तो क्या करना होगा कि चार्ज को रिमूव करना होगा। और रिमूव कौन सा चार्ज किया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर हो सकता है। मींस बाहर से अगर इस पर कोई चार्ज लाएंगे तो वो भी नेगेटिव होगा, इससे अगर चार्ज को बाहर किया जाएगा तो वो भी नेगेटिव ही होगा। मींस ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो बॉडी इलेक्ट्रीफाई या बॉडी चार्ज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए तो इस पर प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई ये बॉडी, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इस पर तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are transferred is very small fraction of the total number of electrons in material body। तो बॉडी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब चार्ज डेवलप होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं उनका नंबर बहुत ही कम होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो बहुत ही कम है पूरी बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बच्चों ये आपको पता ही है कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, जिनसे नहीं पास हो सकती उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं पढ़ेंगे, सब इजी है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती हैं, सबसे पहले तो जब भी हम यहाँ चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। तो अब ये पॉइंट चार्जेस क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। तो अगर चार्ज बॉडी का साइज बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो चार्जेस के बीच की, जैसे एक चार्ज यहाँ पर है एक चार्ज यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है और इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनका साइज काफ़ी छोटा है, चार्ज बॉडी जो है इनका साइज छोटा है, तो हम इन चार्जेस को क्या बोल सकते हैं, पॉइंट चार्जेस बोल सकते हैं। ऑल द चार्ज कंटेंट
of the body is assumed to be concentrated at one point in the space। तो स्पेस में हम ये मान लेंगे कि एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो चार्ज बॉडीज ली गई हैं, उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है चार्ज बॉडी के खुद के साइज के कंपैरिजन में, तो हम इन बॉडीज को पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इसमें बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एडिशन लेना है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्जेस होते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, सपोज किसी यूनिट में माइक्रो कूलम, कूलम कुछ भी यूनिट हो सकती है, कि एक यहाँ पर +1 का चार्ज है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इसी को ही हम देख लेते हैं कि +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, कहीं पर -3 चार्ज है, और +4 है, और -5। इस तरीके से चार्जेस हैं ये किसी भी बॉडी पर, +1 +2 +4 -3 +5। तो इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, Q नेट किसके इक्वल होगा, वो इन सबको हम ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली, मींस विद साइन इन सबको ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये सब ऐड करने से ये आ जाता है -1, कि इतना चार्ज इस बॉडी पर टोटल। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all individual charges present on it। ठीक है, तो एडिटिविटी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी बॉडी पर जैसे कोई इंसुलेटर है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रह सकते हैं, तो नेट जो चार्ज है वो उन सारे चार्जेस के algebraic सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पर भी कंजर्व वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि कांस्टेंट रहने वाला है, ये चार्ज चेंज नहीं होने वाला है। टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो अगर चार्जेस डेवलप हो रहे हैं बच्चों, तो वो पेयर में ही डेवलप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है कि ये एक हमने एक रॉड ली है, इस रॉड को किसी दूसरी रॉड के साथ रब किया गया, तो क्या होगा, एक रॉड पर सपोज प्लस चार्ज आ गया, दूसरी रॉड पर सपोज माइनस चार्ज आ गया। तो ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर के और किसी से इसका कोई मतलब नहीं है। 2 रॉड्स को रब किया गया, तो यहाँ पर बस वही 2 हैं और इस पर बाहर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम देख रहे हैं ना कि एक पे जितना प्लस चार्ज है दूसरे पर उतना ही माइनस चार्ज है। क्लियर है? तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम अब टोटल चार्ज कितना आ गया इन पर, 0। तो ये हमेशा ही 0 रहेगा, मीन्स कंजर्व्ड रहेगा। तो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज क्या किया गया है, जस्ट ट्रांसफर ही हुआ है एक बॉडी से। जैसे इस पर टोटल चार्ज 0 था, अब भी टोटल चार्ज 0 ही है, तो पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, तो कोई चेंज तो आया नहीं, मीन्स चार्ज इज कंजर्व्ड। बच्चों यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा गया है कि चार्ज को तो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्दो चार्ज कैरिंग पार्टिकल में भी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो चार्ज क्रिएटिंग पार्टिकल्स हैं उनको किसी प्रोसेस में डेवलप कर सकते हैं, मीन्स क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो एक न्यूट्रॉन जो है वो टूट रहा है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है, 0। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, +E। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -E। तो +E और -E ये टोटल मिलके फिर से क्या हो गया, 0। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना था, 0, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कितना है, 0। तो चार्ज तो उतना ही रहा, लेकिन एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो गया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो मीन्स पार्टिकल जो है, पार्टिकल ऐसे आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रॉय हो गया। न्यूट्रॉन किस में मिल गया ये, तो आप ये देख सकते हो कि पार्टिकल न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट गया है। ठीक है, तो
चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, लेकिन वो पार्टिकल जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों क्वांटा वर्ड से हमें पहले ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे काउंटिंग की बात हो रही है, कुछ नंबर्स की बात हो रही है, कुछ पैकेट्स की बात हो रही है। मीन्स यहाँ पर कुछ डिस्क्रीट की बात हो रही है कि सब अलग अलग है। तो यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो एक छोटे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। अब अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो यहाँ हम प्लस लगा देते हैं, माइनस चार्ज आ रहा है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। मीन्स किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन के n टाइम्स जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे उतने टाइम्स ये टोटल चार्ज होगा। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको बिल्कुल बेसिक यूनिट चार्ज की माना जाता है कि सबसे छोटी यूनिट चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो जब भी हम बोल रहे हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप हो रहा है, मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ रहे हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन उससे जा रहे हैं। अब वो कुछ कितने हैं, n है। इस n की वैल्यू किस तरीके की हो सकती है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या बोला, इंटीग्रल मल्टीपल। तो सबसे छोटी यूनिट चार्ज की वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो फ्री स्टेट में रह सकती है। तो चार्जेस का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। अब बच्चों यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा तो क्वार्क भी होता है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं ऐसे यूनिट लेके चलते हैं, उस पर तो इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज होता है। तो उसको हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो ऐसे फ्री नहीं रह सकता, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं इस तरीके से ट्रांसफर नहीं हो सकता है वो। तो बच्चों आगे यहाँ पर ये आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और इसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि 1 कूलम में कितना चार्ज, तो ये 1, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएं, Q इज इक्वल टू NE। Q की जगह हमने क्या रख दिया, 1 कूलम। N हमको फाइंड करना है, E हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से N क्या आ जाता है, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये 19 ऊपर जाके प्लस में हो जाता है, और एक ये पॉइंट हटा के यहाँ पे हमने और ये 0 लगा ली है। तो इस तरह से 10 टू द पावर ऊपर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 20 अपॉन नीचे आ जाता है 16। अब सपोज इसको हम ऐसे लिख लें 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ डिवाइड करके 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, जिसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर क्या ले लिया गया है, अबाउट, ये लिखा हुआ है ना, अबाउट 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। लेकिन 1 कूलम ऑफ चार्ज काफ़ी बड़ी यूनिट है। दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर, तो ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसलिए हम जो प्रैक्टिकली यूनिट यूज़ करते हैं चार्ज की, वो माइक्रो कूलम और मिली कूलम लेते हैं। मिली कूलम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, और माइक्रो कूलम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये कूलम ऐसा ही यूनिट है ना, तो हम जो भी यूनिट लेंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे एसआई यूनिट में। तो बच्चों फिर यहाँ पर आगे यही एक्सप्लेन किया गया है कि इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्ज इन यूनिवर्स, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। सारे चार्जेस को ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होना पड़ेगा। तो अगर किसी बॉडी में n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और n2 प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उस बॉडी पे कितना होगा, ऐसे हम यहाँ पर n2 इंटू ई। ठीक है, प्रोटॉन है तो ये हमने प्लस में ले ली वैल्यू, इलेक्ट्रॉन है तो इसको माइनस में ले लिया, तो n2 इंटू ई, n1 इंटू माइनस ई, मतलब इनके डिफरेंस इंटू ई के बराबर चार्ज होगा।
अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं N1 N2 तो टोटल चार्ज कितना आ गया 0। अदरवाइज अगर N2 की वैल्यू ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज, N1 की वैल्यू ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से किसी बॉडी पर चार्ज जो है वो फाइंड कर लिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, द स्टेप साइज E is however very small because at macroscopic level we deal with charge of a few microcoulomb। E के कंपैरिजन में ये फ्यू माइक्रोकूलम ये काफी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये E तो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये फ्यू माइक्रोकूलम जैसे बोला गया है तो इसमें भी काफी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हम अगर नंबर निकालें n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई से, तो Q की वैल्यू 10⁻⁻⁶ ये माइक्रोकूलम है ना, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप देखेंगे तो हमने पहले जो पावर्स निकाली थी वो कितनी आई थी, 6.25 इंटू 10⁻18 ऐसे आई थी जब हमने यहाँ पर 1 लिया था। तो अब यहाँ 6 है तो भी क्या होगा, 18 माइनस 6 कितने हो गए, 10⁻12 के ऑर्डर के ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। तो ये भी काफी बड़ी वैल्यू है एक E के कंपैरिजन में। At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in unit of E is not visible। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 E 2 E 3 E, इस तरीके से ये 1 2 3 के फॉर्म में देखें तो 10⁻12 के लिए ये पॉसिबल नहीं है विजिबल कर पाना कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं 10⁻12 तक। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्रीट फॉर्म में लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में लेना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये चार्ज कंटिन्यूअस है। क्या है, चार्ज कंटिन्यूअस। इसको कंपेयर किया गया है कि जैसे कोई एक डॉटेड लाइन है कि ये डॉट बहुत पास पास है, तो इसको हम जब दूर से देखते हैं तो हमें एक ये सिंगल लाइन जैसे ही अपेयर होगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकली एक एग्जांपल दिया गया है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये ई की फॉर्म में जो जा रहे हैं वो हमें ऐसे सेपरेटली नहीं दिखते। ठीक है, हमें डिस्क्रीट नहीं दिखते, तो फिर हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ये दिखाई देते हैं हमको। और जो ये ग्राइनी नेचर है इसकी, मतलब ये वाली ये जैसे डॉट डॉट में है, तो वो हमको नहीं यहाँ पर दिखाई देती। तो आपको इस पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन की E, ये बहुत ही छोटी यूनिट है। तो जब हम बड़े स्केल पे बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक पर, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में या क्वांटाइजेशन की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वन डील विद चार्ज दैट आर इनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई। ठीक है, तो जब मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो जो चार्जेस के साथ डीलिंग है वो बहुत बड़े लेवल पर है। एक चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ये बहुत ही छोटा है। तो अगर 1 माइक्रोकूलम की बात करें तो इस 1 माइक्रोकूलम में भी लगभग 10⁻13 के आसपास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे बोल नहीं सकते कि वही जो भी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि डिस्क्रीट फॉर्म में या सेपरेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू लेते हैं। Thus, at macroscopic level, quantization of charge has not practical consequences and can be ignored। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर देते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पर ये गिवन है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन ऐसे 1e 2e इस तरीके से हम ऐसे सेपरेटली नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत बड़े चार्ज की बात हो रही है। 10⁻12 या फिर 10⁻13 के यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैल्यूज के लिए जा रहे हैं। तो ये काफी बड़ी वैल्यू है इस E के कंपैरिजन में, तो हम इसको सेपरेट करके नहीं देख सकते, तो हम कंटिन्यूअस चार्ज लेते हैं। तो ऐसे में इस कंटिन्यूअस चार्ज लेने में जो अब एक क्वांटाइजेशन वर्ड में क्वांटा आया था पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट की फॉर्म में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है।
मीन्स क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है मैक्रोस्कोपिक। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक की बात आती है तो माइक्रोस्कोपिक में क्या है, वेयर द चार्ज इन्वॉल्व आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ ई। तो जब जो चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम है, मीन्स यहाँ पर फ्यू टेंस, ठीक है, या फिर कुछ हंड्रेड्स, जैसे कि 200 ई ऐसे बात की गई, 100 ई इस तरीके की बात की गई है, तो इस केस में क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल इन्वॉल्व दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीन्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड से हमको ये देखना है कि क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है यहाँ पर या फिर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड अगर बहुत बड़ा है चार्ज का तो क्वांटाइजेशन वो क्लियरली नहीं लिया जा सकता, उसको इग्नोर कर देते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड कम है तो क्वांटाइजेशन को कंसीडर किया जाता है। मीन्स मैक्रोस्कोपिक के लिए क्वांटाइजेशन नहीं लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक के लिए क्वांटाइजेशन जरूर लेते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक के ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ